आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है इस लेक्चर में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम इस लेक्चर में हम कवर कर रहे हैं की नेशनल इंस्टीट्यूशंस को, और प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किया था लोकपाल और लोक आयुक्त को। मुझे उम्मीद है कि आपने उसे अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा, सभी फैक्ट्स एंड फिगर्स को अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा कि इससे पहले आप इस लेक्चर के लिए आए हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कई बार कि ये आपके अपने बेनिफिट के लिए है। तो बेसिकली इस लेक्चर में हम लोग एक और इम्पोर्टेंट की नेशनल इंस्टीट्यूशन को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस नोट के साथ आइए शुरू करते हैं। लेकिन पहला मैं आपको इंडेक्स शो कर देता हूं या टॉपिक शो कर देता हूं जो कि हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। फिर है लेक्चर नेम है आज का है। पहला हम देखेंगे इंट्रोडक्शन को, फिर हम देखेंगे एस्टेब्लिशमेंट और लीगल प्रोविजंस को, ऑलराइट। उसके बाद हम देखेंगे अपॉइंटमेंट को, ओके। देन हमारे पास होगा इंडिपेंडेंस एंड ऑटोनॉमी पार्ट डिस्कस करने के लिए। फिर हम बात करेंगे फंक्शंस एंड पावर्स की, और फिर हम देखेंगे रोल फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी में। अब मुझे लगता है कि आपको लिटिल बिट आइडिया लग गया होगा अबाउट द की नेशनल इंस्टीट्यूशन जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, ऑलराइट। और किस फील्ड में ये ऑपरेट करता है। ऑलराइट, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रोल इन पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में, कंप्रहेंसिव ऑडिट कवरेज के बारे में, और कंपोजिशन के बारे में। कंपोजिशन होगा लास्ट पार्ट जो हम डिस्कस करेंगे, ऑलराइट। तो आइए इस चीजों को देखने के बाद अब हम लोग डिस्कशन जो है स्टार्ट करते हैं। लेकिन आज हम लोग जो बात करेंगे वो की नेशनल इंस्टीट्यूशन डील करता है फाइनेंशियल फील्ड में, ऑलराइट। तो ये है टॉपिक्स जो कि हम यहाँ कवर करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट से, जो है इंट्रोडक्शन पार्ट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, जो कि आपका कैग के नाम से भी मशहूर है, ऑलराइट। लेकिन हम अपना जो रूल था वो फॉलो करेंगे, गोल्डन रूल जो था हमारा, जो कि स्टार्ट होता है फुल फॉर्म से, देन आता है एस्टेब्लिशमेंट ईयर, और फिर आता है पेरेंट मिनिस्ट्री, ऑलराइट। तो आइए शुरू करते हैं इन्हें एक के बाद एक। फर्स्ट है हमारा फुल फॉर्म पार्ट। तो बेसिकली जो कैग है वो स्टार्ट होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के साथ में, ऑलराइट, ऑफ इंडिया। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि कई सारे स्टूडेंट जो हैं, जो कि मैंने देखा है, वो इसको बेसिकली कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल के नाम से पुकारते हैं, ऑलराइट। आप ये गलती मत कीजिएगा। क्लियर फुल फॉर्म जो है वो है कॉम्प्ट्रोलर, ना कि कंट्रोलर, ओके। लेकिन जो लोग हैं वो इसको कंट्रोलर क्यों बोलते हैं कई बार, बेसिकली ये होती है प्रोनाउंसिएशन की प्रॉब्लम, ऑलराइट। तो मैं आपको एक बेसिकली चीज बताता हूं। जो कैग है बेसिकली, या जो कॉम्प्ट्रोलर या ऑडिटर जनरल है इंडिया का, वो बेसिकली आपका रिलेटेड होता है फाइनेंशियल फील्ड से, और बेसिकली ये होता है कंट्रोलिंग नेचर का। फाइनेंशियल फील्ड में अकाउंटिंग लैंग्वेज में जो वर्ड है आपका कंट्रोलर, उसको हम लोग, सॉरी, जो कंट्रोलर है उसको हम कंट्रोलर के तौर पे लिखते हैं, और प्रोनाउंस भी कंट्रोलर के तौर पे ही करते हैं। और यदि हम बात करें स्पेसिफिक मीनिंग की कंट्रोलर के, तो आप कह सकते हैं कि हिस्ट्री में ये होते थे आपके रॉयल ऑफिसर्स, जो कि अपॉइंटेड होते हैं डील करने के लिए फाइनेंशियल फील्ड में।
ऑलराइट। तो बेसिकली ये वो ऑफिसर्स होते हैं जो कि फाइनेंशियल फील्ड में डील करने के लिए अपॉइंटेड होते हैं। तो इनको हमेशा कॉम्प्ट्रोलर कहा जाएगा, क्योंकि आप अब भी बात कर रहे हैं फाइनेंशियल फील्ड की, और हम बोल चुके हैं कि फाइनेंशियल फील्ड में हम कंट्रोलर नहीं बोलते हैं, ऑलराइट, बल्कि हम कॉम्प्ट्रोलर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये फाइनेंशियल टर्म है और फाइनेंशियल टर्म में ही प्रोनाउंस होगा और फाइनेंशियल टर्म में ही लिखा जाएगा, ऑलराइट। सेकेंड पॉइंट है वो है एस्टेब्लिशमेंट ईयर। एस्टेब्लिशमेंट ईयर तो बेसिकली ये एस्टेब्लिश हुआ था इन द ईयर ऑफ 1971 में, ऑलराइट। और जो थर्ड और लास्ट पॉइंट है हमारे पास वो है पेरेंट मिनिस्ट्री। तो बेसिकली इसको हम एक और की नेशनल इंस्टीट्यूशन के तौर पे जानते हैं, जो कि काम करता है किसी भी मिनिस्ट्री के अंडर नहीं, ऑलराइट। तो बेसिकली ये किसी मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आता, ऑलराइट, और एक्सरसाइज करता है अपनी पावर्स को एज ए फुली इंडिपेंडेंट बॉडी, ऑलराइट। तो इन पॉइंट्स को याद रखिएगा कि ये किसी भी मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आते, ये फुली इंडिपेंडेंट बॉडी है। तो ये है आपका बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द कैग। जो कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है और इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है। रिस्पॉन्सिबल होता है ऑडिटिंग के लिए और इंश्योर करने के लिए फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी को, ट्रांसपेरेंसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में या फिर स्टेट गवर्नमेंट्स में। तो इन पॉइंट्स को याद रखिएगा। फर्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, यानी मतलब हुआ कि ये है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ऑलराइट। सेकंड पॉइंट यहां पे जो है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसको हम GOI के तौर पे भी दर्शाते हैं कई बार शॉर्ट में, और ये है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, बेसिकली जो गवर्नमेंट जो कि हमारे पास सेंटर में होती है। स्टेट गवर्नमेंट्स की हम बात करें, जैसा कि हम जानते हैं कि वो गवर्नमेंट्स हैं जो 28 स्टेट्स को गवर्न करती हैं इंडिया की, ऑलराइट। और बेसिकली जो कैग है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके ऑडिट करने के लिए और इंश्योर करने के लिए फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी को। और ऑडिटिंग से आप क्या समझते हैं, आइए इसको डिस्कस करते हैं एक बार। अगर कोई भी आपसे पूछे कि ऑडिटिंग से आप क्या समझते हैं, तो बेसिकली क्या होता है, ऑडिटिंग जो वर्ड है वो फाइनेंशियल फील्ड से रिलेटेड है, और आप कह सकते हैं कि ये अकाउंट के फील्ड में भी इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मैं आपसे डिस्कस क्यों कर रहा हूं, बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नेसेसरी है। इस लेक्चर में हम यूज करने जा रहे हैं ऑडिटिंग वर्ड का कई बार, इसीलिए मैं ये श्योर कर रहा हूं कि आपको ऑडिटिंग का मतलब समझ में आता हो। इससे पहले कि हम शुरू करें, तो सिंपल टर्म्स में या लेमन लैंग्वेज में जो ऑडिटिंग वर्ड होता है वो चेकआउट करता है रिसिप्ट्स को रेवेन्यू के लिए और एक्सपेंडिचर को जो कि आता है ड्यूरिंग द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में, ऑलराइट। और ये होता है ऑडिटिंग। उदाहरण के तौर पे जैसे मान लीजिए कि मान लेते हैं कि ये है आपका कंपनी या फिर हाउस होल्ड भी आप कह सकते हैं, XYZ नाम है इसका। ये कि कुछ कर रहे हैं जिससे कि कुछ पैसा कमा रहे हैं और साथ के साथ ये पैसा कहीं खर्च भी कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि इन्होंने 100 रुपए कमाए, ओके, और उन्होंने खर्च किए 150 रुपीज, 150 स्पेंड हुए, 100 रुपए कमाए गए।
सर्टेन पीरियड के दौरान, जैसे कि मार्च से अप्रैल के दौरान, या फिर आप कह सकते हैं जनवरी से टू फरवरी, सर्टेन पीरियड में। ओके, तो इस सिनेरियो में कंसीडरेशन करने के लिए इस अमाउंट का, जो कि यहां पे आया कि 100 रुपए कमाए लेकिन खर्च करने पड़ गए 150 रुपए, यानी मतलब हुआ कि आपको हुआ 50 रुपए का नुकसान। ऑलराइट, जनवरी से फरवरी के बीच में। तो यहां पे हमने इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर दिया। रिसीट्स ऑफ रेवेन्यू 100 रुपए हो गई आपकी, एक्सपेंडिचर हो गया ₹150, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हो गया आपका जनवरी से फरवरी। सो बेसिकली ऑडिटिंग जो है वो कंडक्ट की जाती है ये चेक करने के लिए कि जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो कैसी है। जैसे कि जो हाउस होल्ड है, इंडिविजुअल है या कंपनी है या बिजनेस है, कुछ भी है, ऑलराइट, जो कि आपका इन्वॉल्व है फाइनेंशियल फील्ड्स में, क्या ये फाइनेंशियली स्टेबल है या नहीं। और इसके लिए ऑडिटिंग की जाती है कि इनकी जो इनकम है वो ज्यादा होनी चाहिए उनके एक्सपेंडिचर से, तभी आप बोल सकते हैं कि वो फाइनेंशियल स्टेबल है। इस केस में क्या हो रहा है, 100 रुपए कमाए गए, 150 रुपए खर्च किए गए, यानी जो लॉस है वो है 50 रुपए का। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हुई कंडीशन अनफाइनेंशियल स्टेबिलिटी की, या फिर आप कहेंगे नॉन स्टेबिलिटी। और सेम चीज जो है वो की होती है गवर्नमेंट के साथ में भी। जी हाँ, कि जैसा कि आप जानते होंगे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था कि हमारे पास मेंशन है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। जिसे कि पावर करता है कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 112 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑलराइट, जिसमें कि अप्रैल से मार्च के बीच में जिसे कि हम फाइनेंशियल ईयर के नाम से भी जानते हैं, जो गवर्नमेंट है वो अनाउंस करती है कि वो क्या करने जा रहे हैं, यानी कितना एक्सपेंडिचर होगा, कितनी कमाई होगी, कितनी कमाई होगी और कितना खर्चा होगा। ऑलराइट, इसको ये प्रेजेंट करते हैं बजट के तौर से। ऑलराइट, और ये पार्लियामेंट के सामने रखा जाता है, लेकिन ये होता है प्लान्ड वे। लेकिन क्या एक्चुअल में हो रहा है, ये बेसिकली मेन चीज होती है जिसे कंसिडर किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि बजट में गवर्नमेंट ने बोला कि हम स्पेंड करेंगे 100 करोड़, ऑलराइट, और हम कमाएंगे, या फिर आप कहेंगे इनकम जो होगी वो होगी 150 करोड़ की अप्रैल से मार्च के बीच में। तो ये था गवर्नमेंट का प्रॉमिस। ऑलराइट, तो अगर हम इस पिक्चर को देखें कि यहाँ पे है सरप्लस 50 करोड़ का, तो बेसिकली क्या हुआ कि हम फाइनेंशियली स्टेबल हो रहे हैं। ऑलराइट, लेकिन क्या होगा अगर हम एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी को देखें, तो जो एक्सपेंडिचर था वो हो गया आपका 100 करोड़ का प्लान के तौर पे, जो इनकम थी वो थी सिर्फ 80 करोड़ की। और अगर ये सिनेरियो होता है तो हम लोग हैं अंडर डेफिसिट ऑफ ₹20 करोड़, और ये होता है आपका एक्चुअल फिगर, जो कि आपका पर्पस फिगर था, उससे अलग है। ऑलराइट, तो ये चीज हमें कैसे पता चलेगी, क्योंकि हमने ऑडिट किया। हम कंसीडर करते हैं एक्सपेंडिचर को जो कि हुआ अप्रैल से मार्च के बीच में, हम कंसीडर करते हैं इनकम को जो कि अप्रैल से मार्च के बीच में हुई, और फिर हम कंपेयर करते हैं उसको प्लान्ड फिगर से, और फिर हम ऑब्टेन करते हैं एक्चुअल फिगर्स को। और ये होता है आपका ऑडिटिंग प्रोसेस के द्वारा। और इसको कौन कंडक्ट करता है, सिर्फ और सिर्फ कैग। ओके, तो अब मुझे लगता है कि आपको आइडिया लग गया होगा ऑडिटिंग के बारे में। ऑलराइट, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए ये एसेंशियल है कि हमारे पास डिटेल अंडरस्टैंडिंग हो कैग की, फंक्शंस की, पावर्स की, सिग्निफिकेंस की। क्यों, क्योंकि जैसे मैं आपको बोल चुका हूं कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और फ्रॉम द इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ऑलराइट, तो आइए आगे बढ़ते हैं।
तो बेसिकली अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हमसे पाएंगे कि एस्टैब्लिशमेंट एंड लीगल प्रोविजंस जो हैं, एस्टैब्लिशमेंट और जो लीगल प्रोविजंस है वो यहाँ पे है। तो बेसिकली जो कैग है वो स्टैब्लिश हुआ था अंडर आर्टिकल 148 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो कैग एक्ट है 1971 का, वो प्रोवाइड करता है डिटेल प्रोविजंस रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द कैग। यहाँ पे हमने फिनिश कर लिया, ठीक है। लेकिन नहीं, जो इंफॉर्मेशन है या जो फॉर्मेशन है कैग की वो बहुत लंबी है। ऑलराइट, ये 148 से स्टार्ट नहीं होती, ये 1971 से स्टार्ट नहीं होती, ये बेसिकली और भी ज्यादा पुरानी है। जहां पे हमने इसको एक्चुअल में स्टार्ट किया था वहां से भी। यानी क्या मतलब हुआ इसका कि बेसिकली वो साल था 1858 का। ये वो साल था जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर आपको याद हो, मैंने आपको हिस्ट्री के पार्ट में बताया था 1857 में हमारे पास आया रिवॉल्ट, रिवॉल्ट ऑफ 1857, राइट। और इसके बाद क्या हुआ, जो ब्रिटिश क्राउन था, जो ब्रिटिश क्राउन था बेसिकली उसने इंडिया को टुक ओवर कर लिया फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी। 1857 से पहले जितना भी एंटायर इंडियन मैनेजमेंट था, एडमिनिस्ट्रेशन था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। लेकिन क्या होता है 1857 में कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था वो 1857 रिवॉल्ट के बाद शॉक हो गए और उन्होंने डिसाइड किया कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी से टेक ओवर कर लेंगे सभी प्रोविजंस को, राइट। एंड जो ब्रिटिश मोनार्क थे उन्होंने डायरेक्टली टेक ओवर कर लिया कंट्री को। और फिर हमें ऑफिस देखने को मिलते हैं वॉसराय के, या फिर सेक्रेटरी स्टेट्स ऑफ इंडिया के, या फिर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया भी आप कह सकते हैं, राइट। तो ये था लिटिल बिट रिवीजन, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के लिए भी। कैसे? तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि ये साल था 1858 का, ऑलराइट। और इस टाइम पे 1858 में क्या होता है कि पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम जो ऑफिस था अकाउंटेंट जनरल का वो क्रिएट होता है इंडिया में, ऑलराइट। अब मैं स्टूडेंट्स आप सबको चाहता हूं कि आप सब इस टाइमलाइन को लिखते रहिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जनरल नॉलेज के लिए भी, सिर्फ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि जनरल नॉलेज की वजह से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो साल था 1858 का जब पहली बार ऑफिस ऑफ अकाउंटेंट जनरल का स्टैब्लिशमेंट हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी से टेक ओवर के बाद। इसके बाद कि वो साल आया ईयर ऑफ 1850 1860 सॉरी, कि फर्स्ट ऑडिटर जनरल जो थे वो अपॉइंट हुए और उनका नाम था सर एडवर्ड डूमन, ऑलराइट। तो जो ऑफिस था क्रिएट हुआ 1858 में, लेकिन 1860 में सर एडवर्ड डुमान जो थे उन्हें अपॉइंट किया गया फर्स्ट ऑडिटर जनरल के तौर पे। और याद रखिएगा कि इस टाइम पीरियड पे जो ऑफिस था अकाउंटेंट जनरल से कन्वर्ट कर दिया गया ऑफिस ऑफ ऑडिटर और अकाउंटेंट जनरल ऑफ इंडिया में। ऑलराइट, तो ये साल था आपका 1866 जब जो पोजीशन थी और
पोजीशन जो थी वो चेंज होके किसके पास चलेगी, या फिर कहें हम रीनेम्ड हुई बेसिकली कंट्रोलर अकाउंट्स के तौर पे या अकाउंटेंट्स के तौर पे, कंट्रोलर ऑफ अकाउंटेंट्स के तौर पे। ऑलराइट, इसके पश्चात जो फोर्थ पॉइंट था वो था ईयर ऑफ 1884, जब जो पोजीशन थी वो फिर से रीनेम हुई एज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के तौर पे। ऑलराइट, सो 1866 में जो कंट्रोलर ऑफ अकाउंटेंट्स थे वो नया नेम था पोजीशन का। 1884 में इस पोजीशन को दोबारा से रीनेम किया गया और फिर आया कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का नाम। ऑलराइट, इसके पश्चात कि ये साल था 1990 का, जब जो फेमस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था वो पास हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास होता है और तब ये जो ऑफिस था उसको स्टैट्यूटरी बैकअप दे दिया गया। ऑलराइट, इसका मतलब हुआ कि जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल था वो इस टाइम पे स्टैट्यूटरी बैकअप के साथ फर्स्ट टाइम स्टैब्लिश हुआ। ऑलराइट, 1919 में। ओके, इसके पश्चात पांचवा पॉइंट है 1935 का, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था 1935 का वो पास हुआ और बेसिकली जो कैग थे उनको ग्रांट किया गया, सॉरी कैग जो था उसको ग्रांट की गई थी पावर्स विद प्रोविंशियल ऑडिटर जनरल्स की एनहांस करने के लिए एफिशिएंसी को। ऑलराइट, तो स्टैट्यूटरी बैकअप के बाद 1935 में इनको प्रोविंशियल ऑडिटर जनरल्स की पावर्स भी दे दी गई। यानी मान लीजिए कि अगर हमारे पास एक सेंटर में है और हमारे पास बाकी स्टेट्स हैं जैसे कि BCD, ऑलराइट, तो हर स्टेट के पास अपना खुद का ऑडिटर जनरल होगा जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा असिस्ट करने के लिए मेन सेंट्रल जनरल को इन टर्म्स ऑफ स्टेट। तो ये प्रोवाइडेड था 1935 के बाद से। ऑलराइट, इसके पश्चात नेक्स्ट जो चीज थी वो थी 1949 का साल। ऑलराइट, तो 1949 में क्या होता है कि आर्टिकल जो था आपका 148 वो इंसर्ट होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन में, या फिर आप कह सकते हैं इंसर्टेड होता है आपका इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रोवाइड करने के लिए फॉर द ऑफिस, किसका ऑफिस, ऑफिस ऑफ कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया का। ऑलराइट, और इसके पश्चात ये साल था आपका
1971 का, जब फाइनली जो कंट्रोलर थे और ऑडिटर जनरल थे, उनकी जो पावर्स थी, जो फंक्शंस थे और जो सर्विस कंडीशंस थी, उनका जो एक्ट था वो पास हुआ। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, ये थी बेसिकली जर्नी जो स्टार्टेड हुई आपकी 1858 से। ऑलराइट, 1858 से और फाइनली 1971 में आते आते हमें ऑफिस ऑफ कैग मिला। ऑलराइट, और याद रखिएगा कि जो कैग का ऑफिस था बेसिकली वो पावर्ड होता है बाय आर्टिकल 148 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। अब यदि हम बात करें अपॉइंटमेंट की, ऑलराइट, तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो अपॉइंट करता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को। कैग अपॉइंटेड होते हैं 6 सालों के लिए या फिर 65 साल की उम्र तक, जो भी पहले आ जाए। ऑलराइट, और एक और पॉइंट याद रखिएगा कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो सिर्फ और सिर्फ अपॉइंट ही नहीं करते कैग को, बल्कि अथॉरिटी भी रखते हैं कैग को रिमूव करने के लिए। ओके, तो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट ही नहीं करते कैग को, बल्कि उनको रिमूव भी करते हैं ऑफिस से। लेकिन जो क्वेश्चन है वो है कि किस क्राइटेरिया पे रिमूव किया जा सकता है, यानी कैसे जो प्रेसिडेंट हैं वो कैग को बोल सकते हैं रिजाइन करने के लिए। कि ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट किसी ने ऑफिस में गए कैग के, उन्होंने देखा कि कैग जो है वो चाय पी रहे हैं बैठ कर आराम से, तो उन्होंने बोल दिया कि आप निकल जाइए। ऑलराइट, तो ये ऐसे कुछ प्रोसेस नहीं होते। ओके, क्यों? क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पावर देता है बेसिकली कैग को। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए जिनके बेसिस पे कैग को हटाया जा सकता है। तो वो रूल्स क्या होते हैं या वो ग्राउंड्स क्या होते हैं जिसपे कैग को रिमूव किया सकता है? तो बेसिकली यदि हम बात करें इस बारे में, तो जो आंसर है, जो कैग है आपका, वो रिमूव हो सकता है ऑफिस से ऑन दी सेम ग्राउंड्स ऑफ, जिसपे कि रिमूवल होता है सुप्रीम कोर्ट के जजेस का। ऑलराइट, तो जिस मैनर में सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया सकता है, उसी सेम मैनर में जो कैग है उनको भी रिमूव किया सकता है। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट सेक्शन था उसमें मैंने आपको बताया था कि किस ग्राउंड पे जो जज है उनको रिमूव किया जाता है। अब मैं चाहता हूं कि आपको वो चीजें याद हो। मैं आपको 10 सेकेंड दे रहा हूं और आपका टाइम शुरू होता है। आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम सब। तो जज हैं बेसिकली वो रिमूव हो सकते हैं ऑन केस ऑफ मिसबिहेवियर पे और केस ऑफ इनकैपेसिटी में। ऑलराइट, तो इन पॉइंट्स पे जो जज है वो रिमूव होता है और इन 30 पॉइंट्स पे जो कैग है उनको भी रिमूव कर सकते हैं। लेकिन एक प्रोसेस होता है या फिर कहें हम एक स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है, पार्लियामेंट की स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है। ऑलराइट, तो जो स्पेशल मेजोरिटी है पार्लियामेंट की वो ही रिमूव कर सकती है कैग को उसके ऑफिस से। ऑलराइट, और इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्पेशल मेजोरिटी का जो मतलब होता है
कि सिर्फ और सिर्फ जो मेंबर्स है जो कि उस टाइम पे मौजूद हैं वो ही वे वोट ना करें, या फिर कहें कि उनके वोट्स ही 50% से ज्यादा जरूरी नहीं है हो, लेकिन ये भी जरूरी है कि जो 2/3 सीटिंग मेजोरिटी है वो यहां पे हो। 2/3 सीटिंग होनी चाहिए। ऑलराइट, और वो होनी चाहिए फेवर में रिमूवल के। यानी आप कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 50% मेजोरिटी नहीं चाहिए आपको, बल्कि जितने भी लोग उस टाइम पे पार्लियामेंट में मौजूद थे, जितने मेंबर्स मौजूद थे, उनका 2/3 जो एरिया है वो होना चाहिए फेवर में कि रिमूव कर दें। जैसे मान लीजिए अगर हम एग्जांपल लें कि यहाँ पे हैं 30 मेंबर्स पार्लियामेंट में, उदाहरण के तौर पे। ऑलराइट, और फिर ये प्रपोजल आता है, ऑलराइट, कि हमें रिमूव करना चाहिए। तो इस सिनेरियो में अगर 30 में से मोर देन 50%, यानी कि मान लीजिए 15 मेंबर्स से ज्यादा मेंबर्स जो हैं, 15 मेंबर्स से ज्यादा मेंबर्स जो हैं वो वोट करते हैं फेवर में रिमूवल के, ऑलराइट, तब भी जो रिसोल्यूशन है वो पास नहीं हो सकता। ऑलराइट, हालांकि सिंपल मेजोरिटी में पास हो जाएगा, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो स्पेशल मेजोरिटी की बात कर रहे हैं। सिंपल मेजोरिटी में याद रखिएगा सिर्फ 50% का क्राइटेरिया होता है, तो सिंपल मेजोरिटी के अकॉर्डिंग 15 मेंबर से ज्यादा अगर रिमूवल के फेवर में है तो रिसोल्यूशन पास हो जाएगा। लेकिन स्पेशल मेजोरिटी में 50% के बाद भी हमें 2/3 चीजें चाहिए होती हैं, यानी 2/3 मेंबर जो हैं वो होने चाहिए फेवर में रिमूवल के। यानी मान लीजिए कि एटलीस्ट 20 मेंबर्स आउट ऑफ 30 मेंबर्स फेवर में होने चाहिए। ऑलराइट, क्योंकि अगर हम 2/3 को कैलकुलेट करें 30 का तो ये होगा 20। ऑलराइट, तो ये था आपका कॉन्सेप्ट स्पेशल मेजोरिटी का। और अगर इस मेजोरिटी के साथ सॉल्यूशन पास हो जाता है पार्लियामेंट में, तो ही जो कैग है उनको रिमूव किया जाएगा ऑफिस से। तो ये हैं आपकी पॉइंट्स। ओके, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अगर हम टाइमलाइन को फॉलो करते हैं 1858 से 1949 तक और 1970 तक, क्या आपको नोटिस किया आपने कुछ? क्या आपने एक जरूर नोटिस किया होगा एक चीज को, कि बेसिकली कि कैग जो था वो ब्रिटिश कॉन्सेप्ट था, क्योंकि ये इंडिया में जो आया ब्रिटिश के द्वारा आया, और यहाँ तक कि इसमें जितने भी इम्प्रूवमेंट्स हुए स्टार्टिंग में वो सब भी ब्रिटिश द्वारा किए गए थे। ऑलराइट, एंड 1959 में हमने इसको अडॉप्ट किया और 1975 में अकॉर्डिंगली मॉडिफाइड कर दिया। लेकिन ओरिजिनली ये कॉन्सेप्ट जो था ये था ब्रिटिश कॉन्सेप्ट। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो ब्रिटिशर्स थे बेसिकली उनके पास भी कैग सिस्टम होना चाहिए, राइट? अपना कैग होना चाहिए। तो आंसर है उनके पास अपना खुद का कैग है। तो उनका जो कैग है उसमें और हमारे कैग में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन है कि डिफरेंस क्या है बिटवीन इंडियन कैग में और कहा जाए ब्रिटिश कैग में। तो आइए इसका डिफरेंस समझते हैं कि फर्स्ट है आपका जो इंडियन कैग है उसको हमने हरे पेन से लिख दिया, और जो ब्रिटिश कैग है उसको हमने ब्लू पेन से लिख दिया, राइट? तो फर्स्ट डिफरेंस है हमारा इंडियन कैग। फर्स्ट पॉइंट, जो इंडियन कैग है
वो सिर्फ ऑडिट करता है अकाउंट्स को। ऑलराइट, जहां पे कि जो ब्रिटिश कैग है आपका, वो सिर्फ और सिर्फ ऑडिट नहीं करता है, लेकिन कंट्रोल करता है, बट कंट्रोलर होता है अकाउंट्स का भी। ऑलराइट, सेकंड पॉइंट, जो इंडियन कैग है आपका, वो ऑडिट करता है एक्सपेंडिचर्स को। ऑलराइट, जबकि जो ब्रिटिश कैग है आपका, वो ऑथराइज करता है और अप्रूव करता है एक्सपेंडिचर को। देन ओनली जो मनी है वो विड्रॉ हो सकती है। ऑलराइट, और थर्ड और लास्ट पॉइंट है यहाँ पे, जो इंडियन कैग है आपका, वो पार्लियामेंट मेंबर नहीं होता। ऑलराइट, जबकि आपका ब्रिटिश कैग जो होता है, वो मेंबर होता है आपका ब्रिटिश पार्लियामेंट का। और टू बी स्पेसिफिक आप कह सकते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स का। ऑलराइट, तो ये है डिफरेंस बिटवीन इंडियन कैग एंड द ब्रिटिश कैग। जो इंडियन कैग है वो सिर्फ ऑडिट करते हैं अकाउंट्स को। ब्रिटिश कैग सिर्फ ऑडिट ही नहीं करते बल्कि कंट्रोलर भी होते हैं अकाउंट्स के। इंडियन कैग ऑडिट करते हैं एक्सपेंडिचर खोलने के बाद। ऑलराइट, यानी जो 100 रुपए हैं वो विड्रॉ हो चुके हैं, तब उसका ऑडिट होगा। लेकिन जो ब्रिटिश है वो बेसिकली 100 रुपीज को फर्स्ट ऑडिट करेंगे, तब भी वो 100 रुपीज विड्रॉन हो सकते हैं। यानी अगर कैब अप्रूव नहीं करता है कि अप्रूव अमाउंट जो है वो विड्रॉ होना चाहिए, तो अमाउंट विड्रॉ नहीं होगा। इंडियन कैग में वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होंगे, लेकिन ब्रिटिश कैग जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, यानी हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर होते हैं। तो ये होता है डिफरेंस बिटवीन इंडियन एंड द ब्रिटिश कैग। तो इस लेक्चर में हमने डिस्कस किया है कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स को अबाउट द कैग। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे इसी टॉपिक के साथ में। तब तक सभी फैक्ट्स एंड फिगर्स को अच्छे से रिवाइज कीजिएगा जो हमने यहाँ पे डिस्कस की है, और रेडी रहेगा दूसरे लेक्चर के लिए। इसी नोट के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।